इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ यानी गॉस थ्योरम, उसका हम लोग अनुप्रयोग इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के टॉपिक में मैं गॉस लॉ करवा चुका हूं और गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म जिसे डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला जाता है उसको भी हम लोग कर चुके हैं। ये सारे जो पिछले लेक्चर्स हैं वो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वहां पे चले जाइए, वहां बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 1 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पे यूनिट 1 के सारे टॉपिक वहां पे कवर करा दिए गए हैं, वहां पे आप जाके उस कोर्स को देख सकते हैं। ठीक, आज हम लोग ये जो गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, ये आपके ये जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स, तो उसमें जो पार्ट ए है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, यूनिट नंबर 1 में यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे कि ये टॉपिक मेंशन है, इसी को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं गॉस लॉ और उसका एप्लीकेशन। ठीक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है। अच्छा, गॉस लॉ में ही जो गॉस लॉ का जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है उसी को हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो जस्ट इसके पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, और कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैं पढ़ा चुका हूं। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। ठीक, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इससे पहले ये टॉपिक जनरल टॉपिक में हम लोग किए हैं और जानते हैं आप लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। हम लोग इसी फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि गॉस के नियम का प्रयोग करके। और यही टॉपिक अगर आपसे एग्जाम में पूछे डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, यानी गॉस के नियम का प्रयोग करके कूलॉम के नियम को प्रूफ कीजिए, तो भी हम लोग इसी टॉपिक को करेंगे। कूलॉम्स लॉ आप समझ रहे हैं ना, दो चार्ज के बीच में लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक, ये फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव करने वाले हैं गॉस के नियम का प्रयोग करके। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग जानते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग के कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को अच्छे से सीखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज है Q, ये पॉइंट O पे रखा है। अब इस पॉइंट चार्ज Q से R डिस्टेंस की दूरी पे ये एक पॉइंट P है और इसी पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग करते हुए क्या करते हैं हम लोग एक इस चार्ज जो Q है इसको घेरते हुए एक क्लोज्ड सरफेस, एक ऐसा क्लोज्ड सरफेस बनाएंगे जो इस पूरे चार्ज को क्या करे, कवर करे, इसको इस चार्ज को अपने अंदर इनक्लोज कर ले। अब आप लोग पूछेंगे क्लोज्ड सरफेस स्फेरिकल क्यों बनाया गया है? देखिए, जब भी हम कभी भी किसी भी चार्ज के अराउंड क्लोज्ड सरफेस बनाएंगे, जिसे गाउसियन सरफेस भी बोलते हैं, तो हम ऐसा नोन सरफेस बनाएंगे कि जिस सरफेस का हमें इंटीग्रल करने में या इसका सरफेस एरिया निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए इस चार्ज के अराउंड जो हम लोग क्लोज्ड सरफेस बनाएंगे वो स्फेरिकल होगा और उसी को हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं, और हमेशा क्लोज्ड सरफेस बनाया जाता है। तो ये एक स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस है जो इस चार्ज Q को इनक्लोज करता है। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप, कि ये सरफेस आपको इस तरह बनाना है कि इसी सरफेस पे वो पॉइंट P भी आ जाना चाहिए, जिस पर्टिकुलर पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। ठीक, अब ये पॉइंट P जो है इस चार्ज Q से कितने दूरी पे है, R दूरी पे है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट्री सरफेस लेते हैं इस पॉइंट P पे, वो एलिमेंट्री सरफेस है ds। अब यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियली बाहर की ओर होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा। अब ये जो ds है, ये जो छोटा सा हम लोग ये सरफेस कट किए हैं पॉइंट P पे, उसका छोटा सा स्मॉल सरफेस एरिया है। अच्छा, अब अगर ds वेक्टर निकालना हो तो हमेशा याद रखिएगा, जिस सरफेस का जो हमें सरफेस वेक्टर एरिया वेक्टर निकालना होता है वो उस एरिया पे परपेंडिकुलर बाहर की ओर होता है, रेडियली बाहर की ओर। तो अगर ds अगर हुआ तो ds केवल इस जो हम लोग ये छोटा सा ये जो है सरफेस कट किए हैं इस गॉसियन सरफेस का पार्ट, इसका केवल मैग्नीट्यूड है, जबकि इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन ये बाहर की ओर होगा। तो ये ds वेक्टर है, यानी ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी स्फेयर होता है तो उसके सरफेस का जो एरिया वेक्टर निकालेंगे तो वो हमेशा बाहर की ओर ही जाएगा, उस सरफेस पे परपेंडिकुलर बाहर की ओर जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर जब बाहर की तरफ ds वेक्टर जाएगा और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली बाहर की ओर जाएगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक, अब हम लोग गॉस का लॉ लगाते हैं। गॉस लॉ लगाएंगे तो गॉस लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो उस क्लोज सरफेस से निकलेगा वो Q/क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा।
ठीक, ये यही होता है गॉस लॉ। हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे इस गॉसियन सरफेस के लिए। तो आप देखिए मैंने बताया कि अभी ई वेक्टर और डीएस वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ई इंटू डी एस इंटू कॉस, यहाँ पे थीटा यानी कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे ई क्या है, ई तो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इतने का क्या मतलब हुआ, इतने का मतलब हुआ कि ये आपने जो देखिए डीएस का मतलब ये जो छोटा सा आपने सरफेस कट किया है कहाँ पे, गॉसियन सरफेस पे। अब इसका इंटीग्रल आप पूरे ओवरऑल सरफेस के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरा जो ये गॉसियन सरफेस जो बनाया गया है उसका सरफेस एरिया क्या होगा। यानी इस डीएस का ये इंटीग्रल करने का ये टेक्निकल मतलब ये हुआ ना कि ये जो डीएस एक छोटा सा सरफेस है, इस सरफेस को पूरे गॉसियन सरफेस के लिए हम लोग फैला देंगे। तो जब पूरे गॉसियन सरफेस के लिए फैला देंगे तो आपको एक स्फेयर मिलेगा, और उस स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr²। अब यहां से देखिए ये आ गया, ई का मान निकाल लीजिए, ई आ जाएगा 1/4πε0 Q/r², और यही हमें निकालना था। देखिए ये छोटा सा मैं समझाने के लिए आप लोगों को डीएस वेक्टर को एक यहाँ से एक छोटा सा नोट्स दे दिया हूँ। जैसे ये जो सरफेस के ऊपर ये छोटा सा एरिया डीएस कट किया है, इसको मैं जूम आउट करके यहाँ पे बना दिया हूँ। मान लीजिए ये सरफेस के ऊपरी भाग पे ये छोटा सा एक सरफेस एरिया डीएस कट किया गया था, तो मैग्नीट्यूड में इसका जो एरिया होगा वही डीएस होगा, लेकिन जब इसका डायरेक्शन, क्योंकि जो एरिया वेक्टर होता है वो वेक्टर होता है, तो इसका जब आप डायरेक्शन लेंगे तो ये इस एरिया पे लंबवत बाहर की ओर जाता है। अब ये लंबवत बाहर की ओर जा रहा है, तो इस वेक्टर में जब आप इसको बनाएंगे तो ये डीएस वेक्टर, मान लीजिए ये लंबवत बाहर की ओर एक यूनिट वेक्टर है एन कैप, कभी कभी एन कैप का भी यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये डीएस वेक्टर आप बनाएंगे तो डीएस वेक्टर इज इक्वल टू दैट मैग्नीट्यूड डीएस इनटू दैट एन कैप। एन क्या है, ये जो डीएस मैग्नीट्यूड एरिया है इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। तो इस यूनिट वेक्टर का इस मैग्नीट्यूड एरिया मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फुल फ्लेज एक एरिया वेक्टर बन जाएगा डीएस वेक्टर, और यहाँ से आप एन कैप निकालेंगे तो डीएस वेक्टर बटे डीएस। आप जानते हैं किसी भी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भाग देंगे तो एक यूनिट वेक्टर बनता है। ठीक, तो ये यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर आप इसको लिखना चाहें, इसको लिखने कई तरीके होते हैं। जैसे ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो रेडियली, जो रेडियस वेक्टर है रेडियली उसी के डायरेक्शन में बाहर की ओर होगा। तो हम यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में यहाँ आर कैप लगा देते हैं। ठीक, कभी कभी इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो आर कैप आप निकालेंगे तो आर कैप क्या बनेगा, आर कैप बनेगा आर वेक्टर बटे इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर। तो जैसे ही इस आर कैप की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे ये तो आर वेक्टर आ जाएगा, लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड वाला आर है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा r² में, तो यहाँ r³ बना देगा। तो याद रखिएगा हमेशा अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म बनाते हैं, अगर यूनिट वेक्टर लगा के वेक्टर फॉर्म बनाते हैं तो यहाँ r² ही रहेगा, लेकिन जब आप उसको वेक्टर फुल फ्लेज वेक्टर मिलेंगे तो यहाँ मैग्नीट्यूड का क्यूब बनता है। लेकिन ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोर्शनलिटी है वो r² में भी 1/r² में ही जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ r³ है जरूर, लेकिन एक r वेक्टर इसमें छुपा हुआ है तो एक r इसको कट करके r² ही बनाएगा। ठीक, तो ये यहाँ तक था गॉस के नियम का प्रयोग करके किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना। अब हम थोड़ा सा कूलाम लॉ भी देख ले, क्योंकि हमने इसी में जोड़ दिया है कूलाम लॉ गॉस के नियम का प्रयोग करके। तो अगर गॉस के नियम का प्रयोग करके कूलाम के नियम को आप वेरीफाई कीजिए या फिर उसके फॉर्मूला को डिराइव कीजिए, अगर आएगा तो इससे आप 2 लाइन और बढ़ा दीजिएगा। मान लेते हैं एक और चार्ज, क्योंकि कूलाम का नियम तो 2 चार्ज के लिए लगेगा, 2 बल तो हमेशा 2 चार्ज के बीच में ही होता है। तो एक पॉइंट चार्ज हमारा O पे है, दूसरा मान लीजिए एक और कोई पॉइंट चार्ज है वो पॉइंट P पे है और वो है Q'। तो दोनों के बीच में हमें लगने वाला बल निकालना होगा। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यही मैंने लिखा है, सपोज ए पॉइंट चार्ज Q' एट द पॉइंट P, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। तो Q' पे देखिए ये जो हमने एक चार्ज और लिया है Q' जो पॉइंट P पे है, इस पे इस चार्ज Q के द्वारा कितना बल लगेगा, वो लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू E, सॉरी Q' इंटू E। इस चार्ज पे इस चार्ज के द्वारा लगने वाला बल, Q' पे चार्ज Q के द्वारा लगने वाला बल, तो कैसे निकालेंगे, तो Q चार्ज के द्वारा पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड E का गुणा इस चार्ज Q' में कर देंगे तो हमें Q' पर लगने वाला बल निकल जाएगा, जो बल Q के द्वारा लग रहा है इस Q' पे। बात समझ में आया आपको? तो यहाँ पे ये हो जाएगा F इक्वल टू Q' इंटू E, और E का फॉर्मूला यहाँ से आप ये है ना, E का मान ये यहाँ पे निकाले हैं हम लोग, ये वाला कोई भी ले लीजिए, इसमें से एक वेक्टर फॉर्म वाला भी ले सकते हैं
और स्केलर वाला भी तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म वाला ही ले लिए हैं आर कैप के टर्म्स में। तो यहाँ पे ये कूलाम का नियम 1/4πε0, एक क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाले फॉर्मूले से आएगा, एक क्यू डैश पहले ही से है तो क्यू इंटू क्यू डैश बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप। दिस इज द कूलॉम्स लॉ। यही क्या होता है, कूलॉम्स लॉ होता है। जल्दी से पोटेंशियल भी देख लेते हैं। तो अगर उसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे हमें पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ये फॉर्मूला आप लोगों को मैं डिराइव करके बताया हूँ, ये पिछले के जो है इसी चैनल ये उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसके लेक्चर्स। आप पीछे के सारे लेक्चर्स देख के आइए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये पूरा कोर्स। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव इंटीग्रल इनफाइनाइट टू r E डॉट डी आर। बस आपको कुछ करना नहीं है, E और डी आर दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ cos 0 है। क्यों, क्योंकि r कैप भाई जो r वेक्टर है वो भी तो बाहर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में जा रहा है रेडियली। तो यहाँ से ये इसको आप ओपन कीजिए और E का मान यहाँ पे रखिए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो देखिए q/4πε0 ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये इतना बाहर आ जाएगा। और 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/r होगा। लिमिट पुट कर दीजिए इनफाइनाइट टू r, तो 1 अपर लिमिट r माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट का मान 0, तो 1/r आएगा। हाँ, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो क्या आ गया, v इक्वल टू 1/4πε0 q/r। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकाल लिया किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा। समझ में आया। तो ये पहला एप्लीकेशन था गॉस लॉ का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस मायने में भी कि अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि गॉस के नियम का प्रयोग करके कूलाम का नियम आप लाइए, तो भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछे गॉस के लॉ से यूज करके तो भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे पॉइंट चार्ज के द्वारा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट चार्ज के लिए है। अगला एप्लीकेशन हम लोग अगले टर्न पे अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। उसमें हम लोग नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के द्वारा, जो एक चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर होगा उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालेंगे, लेकिन गॉस के नियम का प्रयोग करके। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।